स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी के बीच फैल रही नई बीमारी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की। कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार में इन दिनों ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इसी बीच अब व्हाइट फंगस के मामले भी मिलने आम हो गए हैं, जिनसे हड़कंप मच गया है। बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में पटना के एक फेमस स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं। ये बीमारी ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि व्हाइट फंगस से भी कोरोना की तरह फेफड़े संक्रमित होते हैं। वहीं शरीर के दूसरे अंग जैसे नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है। कोरोना संक्रमण से ठीक हो रहे कई मरीजों में अब ब्लैक फंगस के संक्रमण भी आम दिखाई दे रहा है। पिछले 1 से 1.5 माह में कोविड-19 संक्रमितों में ये समस्या तेजी से बढ़ी है। और इससे पहले हम ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा करें, आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दोनों बच्चे हैं और जो बड़ा बेटा है वो अभी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है। हम दिल्ली सरकार में उनको नौकरी देंगे और अभी जो भी मदद की ज़रूरत होगी कभी भी ये परिवार अपने आप को अकेला ना समझे, दिल्ली सरकार उनके साथ है। सर, ब्लैक फंगस को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, उसमें कई फैसले लिए गए हैं। सर, किस तरह से दिल्ली जो है प्रभावित है, कितने पेशेंट्स हैं अभी? सबसे पहले तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, कि स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। जो निकल के आया कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने से, और जो पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर का ख्याल रखें। स्टीरॉइड्स और शुगर इन दोनों का मिश्रण होके ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ों हम जनता को जागरूक भी करेंगे। और दूसरा, इसके लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है। ये निकल के आया कि इसके इलाज के लिए कई डिसिप्लिन्स के डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है जो कि उस मरीज का ख्याल रखे। तो हमने जीटीबी में, सरकारी में, प्राइवेट में तो अपने अपने वो करते हैं, सरकारी में हमने जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। और तीसरा, जो इसके इंजेक्शंस हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि बिकॉज सारे अब जो भी प्रोडक्शन है वो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, तो केंद्र सरकार बांट रही है सारे इंजेक्शंस। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जितने भी इंजेक्शंस की जरूरत पड़ेगी वो देगी। एक्चुअली जैसे कल एक हमने टीम बनाई है डॉक्टर्स की, वो डॉक्टर्स की टीम के पास आपको अप्लाई कर एसओपी जारी किया है कि जो इंजेक्शन है वो किस तरह से दिए जाएंगे, तो उस एसओपी के हिसाब से एक टीम बनाई है, वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं और फिर वो टीम देखती है कि इंजेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। उनके पास कल तक 84 के करीब एप्लीकेशंस आई थी अलग अलग हॉस्पिटल से। वैसे सुनने में जो आ रहा है कि कहीं इतने 200 से ऊपर बता रहे हैं, लेकिन जो कल तक एप्लीकेशन आई थी 84 है। आज शाम तक जितनी होगी आपको हम लोग बता देंगे जो भी होगा। लगातार केसेस जो है वो कम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो रिलैक्सेशन को लेकर कोई बात सरकार? वीकेंड पे मैं एलजी साहब से बात करूंगा, एलजी साहब के साथ जो भी चर्चा होगी और जो भी निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। सर, 3 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर सकते हैं, दिल्ली में अभी ऐसी स्थिति नजर आ रही है? जरूरत पड़ेगी, हम जरूर करेंगे, जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है हम जरूर सारे स्टेप्स उठाएंगे। थर्ड वेव की तैयारियां, जैसे परसों मैंने मीटिंग की थी सारे ऑफिसर्स के साथ, तो जो समस्याएं सेकेंड वेव के दौरान आई वो समस्याएं अब दिल्ली वालों को नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर कई सारे वो हुए। तो एक तो हमने एक टीम बनाई है ऑफिसर्स की, जो कि वो सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएगी जो तैयारियां अब करने की ज़रूरत है। जैसे लगभग अभी हम कितने ऑक्सीजन के बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार 28,000 पीक गई है मैक्सिमम केसेस की, तो क्या हमें 35,000 या 40,000 ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करनी है? कितने आईसीयू बेड्स की तैयारी करनी पड़ेगी?
अब हम ऑलरेडी 6,500-7 हज़ार हमारे आईसीयू बेड्स तैयार हो चुके हैं, तो क्या हमें 10,000 आईसीयू बेड्स चाहिए? इन 10,000 में कितने बच्चों के आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी? कितने ऑक्सीजन बेड्स में बच्चों के बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी? दूसरा, इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई, हमारे पास टैंकर्स नहीं थे। सो ये भी डिस्कस हो रहा था कि क्या दिल्ली सरकार अपने खुद के टैंकर्स अब खरीदेंगे। दिल्ली सरकार हम अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की सोच रहे हैं। दिल्ली की ऑक्सीजन की खपत लगभग 250 MT के करीब डेली है, तो कम से कम 250 से 300 MT के प्लांट्स हम खुद दिल्ली के अंदर लगाएं, ताकि इस बार अगली वेव जब आए तो हमारे को ऑक्सीजन की दिल्ली के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स बनाने की ज़रूरत। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कल चर्चा हुई थी। अगले हफ्ते तक ये कमेटी अपनी एक ब्रॉड गाइडलाइंस तैयार कर लेगी, फिर जो खाका तैयार होगा उसके ऊपर फिर वॉर फुटिंग के ऊपर काम होगा, ताकि जब तीसरी वेव आए तो जो अड़चने इस बार सेकेंड वेव में आई थी, वो वाली अड़चने अब अगली बार नहीं आनी चाहिए। एक दूसरी कमेटी हम लोगों ने 2 कमेटी बनाई है। दूसरी कमेटी बनाई है जो कि डॉक्टर्स की कमेटी है। बच्चों के डॉक्टर्स जो हैं, पीडियाट्रिशियंस जो हैं, वो लोग हमें बताएंगे कि किस किस तरह की तैयारियां करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बच्चा कोई बीमार होता है, आईसीयू में होता है कोविड में, तो उसके पेरेंट्स अगर साथ नहीं रहेंगे तो वो बच्चे को संभालेगा कौन आईसीयू के अंदर। उसी तरह से बच्चे का जो मास्क है, वो जिससे ऑक्सीजन लेगा, उसका तो साइज़ ही अलग होगा। तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि बच्चों के लिए अलग किस्म का हमें इंतजाम करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन हम लोग तो मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी दे, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है 1-2 दिन की वैक्सीन और बची है। दिल्ली के अंदर वैक्सीन खत्म हो गई है। तो एक तो ये कि बड़ों को वैक्सीन लगे, बड़ों की वैक्सीन की कमी है, और छोटे बच्चों की वैक्सीन तो अभी तक आई नहीं है। तो अगर वैक्सीनेशन हमारा पूरा हो जाता है कंप्लीट, फिर मुझे लगता है कि कोरोना से थोड़ा सा निजात मिलेगी। थैंक यू। तो ये आपने सुना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, और इसके बाद आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर एसीएस सूचना नवनीत सहगल कुछ कह रहे हैं, आपको हिस्सा है, जिसमें कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। हमारे प्रदेश में, जैसा आप जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पंचायत चुनाव कराए गए थे। उन पंचायत चुनाव में जो है वो ये कुछ संगठनों द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनमें जो है वो कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। इसमें प्रकरण का पूरा परीक्षण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, और ये पाया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसके निगरानी में, जिसकी देखरेख में, जिसके निर्देशों के क्रम में जो है ये चुनाव होते हैं, उनके ही द्वारा ये सत्यापन किया जाता है कि किस कर्मचारी की मृत्यु उनकी जो गाइडलाइन है उनमें कवर होगी, आच्छादित होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुख्य सचिव और जो एसीएस पंचायती राज है उनको निर्देशित किया है कि वो इस प्रकार आज चुनाव आयोग से, जो राज्य चुनाव आयोग है, उनसे वार्ता कर लें, उनके साथ सलाह करके उनसे अनुरोध करें कि वो अपनी गाइडलाइन में संशोधन करें, क्योंकि जब ये गाइडलाइन बनी थी तब कोरोना की बीमारी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रयास होना चाहिए, और सरकार का ये कमिटमेंट है कि जो भी राजकीय कर्मचारी है, यदि उसकी ड्यूटी पर मृत्यु हुई है तो उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को नौकरी देना, जैसे भी जिस प्रकार में थे, जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे उनको रेगुलर नौकरी देना, जो रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र थे उनको उसी श्रेणी में उनके आश्रितों को नौकरी देना, ये सरकार की कमिटमेंट है। और जो भी सरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों, गाइडलाइंस के क्रम में जो भी जितने हमारे जो कर्मचारी आएंगे उनको अतिरिक्त रूप से भी कंपनसेशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें चीफ सेक्रेटरी, हमारे मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज दोनों को निर्देशित किया गया। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग से आज एक बैठक भी कर ली है, एक वार्ता भी कर लिया, और शीघ्र ही इस संबंध में जो है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है वो प्राप्त होने पर ये प्रयास किया जाएगा कि इसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाए। प्रदेश सरकार जो कोरोना की तरफ की लड़ाई लड़ रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो
प्रत्येक जो हमारा कोरोना योद्धा है उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। और जिस उत्साह से कोरोना योद्धा हमारे लड़ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो राजस्व कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, रोजगार सेवक हो, किसी भी प्रकार के हमारे शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, सभी हमारे कर्मचारी जो प्रदेश सरकार के इस अभियान में जुड़े हुए हैं, टीकाकरण के अभियान में, निगरानी समिति के साथ साथ गांव गांव जाने के अभियान में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी को उत्साहवर्धन करते हुए ये कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। और उन्हीं का एक सम्मिश्रित प्रयास है कि आज प्रदेश में कोरोना की जो महामारी है वो उसमें संक्रमण की दर घट रही है। जैसे मैंने पहले बताया, पॉजिटिविटी की दर जो है वो 2.4% रह गई है, और ये कभी 19% थी। और मामले जो हैं वो जो हमारा पीक था उससे लगभग 31,000 प्रतिदिन मामले आने कम हो गए हैं। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो रणनीति है उसका परिणाम है। ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदेश में समुचित कराई जा रही है, और लगभग 3,600 लोगों को घर में जो है होम आइसोलेशन में रहने वालों को ऑक्सीजन दी गई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को से लगातार दूरभाष से संपर्क कर उन्हें टेली कंसल्टेशन देने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि विभिन्न स्तरों पर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रदेश में ब्लैक फंगस नाम की जो इसका पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसके बारे में भी आज समीक्षा की, और उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि समुचित इसका उपचार होना चाहिए। और इस संबंध में जो विशेषज्ञ समिति प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है, उस विशेषज्ञ समिति को ने पूर्व में ही इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है, और उन्हें ये भी निर्देशित किया है कि जिन मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा मरीज हैं वहां पर वर्चुअल आईसीयू का प्रोविजन कराकर जो यहाँ के जो अनुभवी डॉक्टर हैं वो पूरे प्रदेश में जहां जहां पर ब्लैक फंगस के मरीज हैं उन ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको समुचित सलाह देते रहें। और दवा की उपलब्धता, जो इस बीमारी से लड़ने वाली दवा है, उस दवा की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जाए, और उसके लिए समय से भारत सरकार को भी मांग पत्र भेजा जाए, और ये प्रयास किया जाए कि दवा की कमी प्रदेश में ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जो हमारे सभी पीएचसी सीएचसी का फिर से सत्यापन किया जाए, और सभी पीएचसी सीएचसी पर डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, और हर प्रकार से वह क्रियाशील होने चाहिए। प्रदेश सरकार इस पूरे अभियान में अधिक से अधिक जो है वो मैन पावर, अधिक से अधिक जो है कर्मचारियों को लगा रही है। लगभग एक माह में शिक्षा विभाग द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दोनों ने मिला के लगभग 2,500 से अधिक जो है नए स्टाफ की तैनाती की है। उनमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी शामिल हैं, और नर्सिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी शामिल हैं। जो एक तीसरी लहर के बारे में भी विभिन्न पक्षों द्वारा आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं, और बस्ती और बीआरडी गोरखपुर की तर्ज पर सभी मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड के पीकू जो है पीडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों के लिए आईसीयू का निर्माण प्रारंभ हो गया है। और उन्होंने ये निर्देशित किया है कि अगले 15 दिन के अंदर ये सभी जो है कार्यशील हो जाएं। इसके साथ साथ जनपदों में भी जो जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं वहां पर भी 20-20 बेड के जो है वो पीडियाट्रिक्स के आईसीयू का प्रोविजन किया जाए, समुचित डॉक्टरों की उपलब्धता वहां पर उपलब्ध कराई जाए, और जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है इन अस्पतालों में और जो पीकू के वार्ड बनेंगे उनको समुचित समय से प्रशिक्षण करा दिया जाए। मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि आज से प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ हो गया है, और ये 3 माह का, माह जून से जो है वो 3 माह का जो है इस महीने से 3 माह का ये निःशुल्क खाद्यान्न सभी पात्र गृहस्थी के पात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि लगभग 15 करोड़ के आसपास की जो है वो इससे जनसंख्या लाभान्वित होगी। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण के बावजूद किसानों के हित में निरंतर कार्य किया जा रहा है, और इस संबंध में जो गेहूं खरीद का कार्य बहुत तेजी से चलाया जा रहा है, और पिछले साल से लगभग दुगना गेहूं इस वर्ष अभी तक खरीदा गया है। 30.54 लाख मीट्रिक टन, 305 लाख क्विंटल गेहूं जो है लगभग 6 लाख से अधिक किसानों से
खरीदा गया है। 1975 रुपए के प्रति क्विंटल की दर से उनके खातों में 72 घंटे के अंदर अंदर ये धनराशि भी हस्तांतरित करा दी गई है। और प्रदेश सरकार द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी जो किसानों को खरीफ की फसल में जो उनकी खाद बीज की उपलब्धता है वो उसका समीक्षा की जाती रहे। ये भी अवगत कराना है कि कल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा इसमें डीएवीपी की खाद में जो है वो सब्सिडी को बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ी थी, परंतु भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उसके बावजूद पुरानी दरों पर तो 2400 की बोरी 1200 में जो है किसान को उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया। लगभग प्रदेश में 2,70,00,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे और इससे प्रदेश में लगभग 5 करोड़ रुपए का जो है प्रदेश को जो सहायता मिलेगी, जो कि किसानों द्वारा भुगतान किया जाता है, वो उसकी बचत होगी। तो ये किसानों के संबंध में भी प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना लखनऊ से एसीएस सूचना नवनीत सहगल को, जिन्होंने कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम इंतजामों के बारे में बातचीत की है। और उसके बाद एक बार फिर से अपने कार्यक्रम की ओर रुख करेंगे। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम लगातार कोरोना से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास भी है कि अपने दर्शकों तक कोरोना से जुड़ी हर ज़रूरी सूचना को हम पहुंचा सके। उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। मुख्य तौर पर पोस्ट कोविड के मरीजों में इस समस्या को देखा जा रहा है। क्या है ये समस्या, कैसे बचा जा सकता है, क्या इलाज है और कौन सी सावधानियां हमें रखनी है, उसको लेकर हम बात करेंगे। इस संक्रमण के कारण न सिर्फ लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, बल्कि कई बार संक्रमितों की मौत भी हो रही है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अब ये बढ़ रही है, ऐसे में खतरा भी बढ़ा है। घरों में हमने कई बार देखा होगा, रोटी, ब्रेड या प्याज पर दिखने वाली फफूंद भी ब्लैक फंगस का ही एक प्रकार है। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनी है और जो ब्लैक फंगस लोगों को संक्रमित कर रहा है, उससे किस तरह की सावधानियां बरतनी है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा और पैनल से हम तमाम तरह के सवालों के बारे में जवाब लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। उसके साथ ही साथ आपको भी बता दें कि सावधानी यहाँ पर तमाम लोगों को ये रखनी है कि इन दिनों में जो लोग खासतौर से कोरोना महामारी से पीड़ित हो चुके हैं, अब ठीक हो चुके हैं, उन्हें अपने शुगर लेवल पर खासतौर से नज़र बनाए रखनी है। अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है। इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए तमाम तरह के उपाय बताए जा रहे हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। साथ ही साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। क्या ब्लैक फंगस नई महामारी बनने वाली है? मुख्य तौर पर ये सवाल लोगों के जहन में इस समय आ रहा है। कोरोना से ठीक लोगों में क्यों बढ़ रहा है ब्लैक फंगस? ये बड़ा सवाल है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। ब्लैक फंगस से बचने के लिए मरीज क्या करें? सामान्य इंसान को भी हो सकता है ब्लैक फंगस। इसके बारे में हम डॉक्टर से राय लेंगे। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में मुख्य तौर पर कितना अंतर है और क्या दोनों ही बेहद खतरनाक हैं? और इसी ब्लैक फंगस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ा हुआ है। आप सबका सबसे पहले तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर मनीष गुलाटी, ENT विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, भी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर योगेंद्र यादव जी, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, हमारे साथ जुड़े। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अंश कैरन, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर MC मिश्र जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊँगी और आज हम विशेष तौर पर ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से ये रोग पोस्ट कोविड के तमाम मरीजों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जानकारियाँ बहुत कम हैं और कोरोना महामारी के बाद जब इस तरह की बीमारी सामने आई है तो लोग दहशत में हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये बीमारी है और क्या है ब्लैक फंगस? इसके बारे में आपने काफ़ी विस्तार से बताया भी है। ये जो म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन है और हमारे वातावरण में फंगस जैसे बाकी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, फंगस भी घूमता रहता है और जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है,
वो ग्रो करने लगता है। आपने देखा होगा घर में कई बार खाने की चीज अगर आपने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखी, और कई बार रेफ्रिजरेटर में रखे रखे भी हो जाता है और बाहर रख दी आपने, तो वहाँ उस पर बहुत सारा फंगस जम जाता है। तो ये पिछले जो पहली वेव में ये देखा गया था, कुछ कम आंकड़े थे इसके, बहुत ज्यादा नहीं था, और उन लोगों में था जो आईसीयू में लंबे समय तक जिनका उपचार चलता है। और ये काफी हम लोगों को मालूम है कि ये आईसीयू के रोगियों में ये होता है, तो इसलिए उनको प्रोटोकॉल में एक एंटी फंगल मेडिकेशन भी ऐड कर दिया जाता है जब भी कोई वेंटिलेटर पे होता है या आईसीयू में लंबे वक्त तक रहता है। लेकिन इस वाले संक्रमण में जो बात सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है कि लोग कोविड से ठीक हो गए, घर चले गए, घर पे हैं या घर पे थे और ठीक हो गए, और उसके कुछ दिन बाद फिर उनको कुछ लक्षण सामने आए, और उसमें जब देखा गया तो उसमें ब्लैक फंगस की डायग्नोसिस बनी और फिर उनको उसका उपचार करना पड़ा। तो ये एक पहले महाराष्ट्र और गुजरात से आई थी, तो इसके बाद अब सभी राज्यों से इस तरह के संक्रमित जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के जो रोगी हैं वो सामने आ रहे हैं। और आज बिहार से जो व्हाइट फंगस जिसमें कैंडिडा और एस्परजिलस भी होते हैं, उनके भी केसेस कुछ सामने आए हैं। तो ये उन लोगों को हो रहा है जो कोविड से ठीक हो रहे हैं कुछ दिन बाद, और उसके लक्षण देखिए वो है कि सिर में दर्द, आधे सिर में दर्द, सिर में भारीपन, आधा जो फेस है वो सुन्न हो जाता है, आंख में सूजन आ जाती है, आंख थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, बुखार होने लगता है दोबारा फिर से। और जो ये राइनोसेरिब्रल हम डिजीज बोलते हैं, जब इन्वेजिव हो जाता है, ये जब शरीर के अंदर और बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करता है, तो इसको ये जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, उन लोगों में ये समस्या अधिक है। और जैसे आपने बताया कि जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी है और वो कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इसका एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वैसे ही प्रतिरोधक क्षमता लोगों की कम हो जाती है जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, और उसमें अगर डायबिटीज भी है और कंट्रोल नहीं है तो ये ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और तीसरी चीज जो हो रही है इस वाले संक्रमण में वो ये है कि लोगों को स्टेरॉइड देने पड़ रहे हैं। स्टेरॉइड की जो डोज है वो काफी ज्यादा होती है, तो उससे भी ब्लैक फंगस और फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत रिस्क होता है। और चौथी बात है इसमें जो ऑक्सीजन यूज हो रही है, आजकल घर में सिलेंडर लोग यूज कर रहे हैं लेके, उसकी भी रिस्क है, क्योंकि मुझे मेरे संज्ञान में भी लाया गया कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, अगर वो मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन नहीं है और जो सिलेंडर हमको इंडस्ट्रियल ग्रेड के ऑक्सीजन के मिल रहे हैं, तो उसमें भी ये स्पोर्स होने की संभावना हो जाती है। फिर घर में जो पानी यूज होता है उसको देखना पड़ता है कि भाई उसको बदला जा रहा है, उबाल के इस्तेमाल हो रहा है या डिस्टिल वाटर हो रहा है, इसमें ह्यूमिडिफिकेशन हम करते हैं रोगियों का। और इसके अलावा जो लोग भर्ती होते हैं आईसीयू में, उन लोगों को तो रिस्क हमेशा ही रहती है, लेकिन जो लोग घर पे भी ठीक हो रहे हैं। और एक और चीज जो संज्ञान में लाई गई है, लोग मास्क यूज कर रहे हैं कपड़े का, और वो उसको उसकी जो हाइजीन है, उसको जो धोने की प्रक्रिया है, उसको साफ रखने की प्रक्रिया भी एक बात संज्ञान में लाई गई है हमारे कुछ सहयोगियों द्वारा, कि अगर वो मास्क आप रोज प्रतिदिन नहीं धोएंगे अच्छे से और धूप में नहीं सुखाएंगे, तो बार बार उसको 3-4 दिन अगर आप यूज करते हैं तो उसमें भी ये संभावना बन जाती है। और वही मास्क अगर आप लगाएं, तो ये कई सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं इस पर सबको इसका अवलोकन करना पड़ेगा, और उसी प्रकार से इसका बचाव भी करना पड़ेगा। जिन लोगों को स्टेरॉइड की ज्यादा मात्रा मिल रही है, उनको एक एंटी फंगल मेडिकेशन, खास तौर से उन लोगों को जिनको डायबिटीज है और डायबिटीज पूरी तौर से कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी स्टेरॉइड देते हैं ब्लड शुगर बढ़ जाता है, नॉर्मल लोगों का भी बढ़ जाता है और डायबिटीज वालों का तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसमें उसको कंट्रोल करना और उसको दवाई बढ़ाना डायबिटीज की, ये बहुत आवश्यक हो जाता है, और ये बचाव कर सकते हैं। और कुछ एंटी फंगल जो मुंह से देने वाली दवाइयां हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब ये ब्लैक फंगस इन्वेजिव हो जाता है, जैसे मैंने कहा राइनोसेरिब्रल, कि हमारे इस एरिया से ब्रेन में गया, आंख को इफेक्ट किया, आपका विजन चला गया, और कुछ लोगों में ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और वो ऑपरेशन बहुत मेजर होता है, बड़ा म्यूटिलेटिंग होता है, और उसके बावजूद भी मॉर्टेलिटी
मृत्यु दर इसमें अत्यधिक होती है। जैसे मैं बताऊं कि अगर 20 से 25 रोगियों का अगर आप इलाज करें इस तरह के पेशेंट्स का जिनको इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस है, तो उसमें अधिकतर लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो दवा उसमें देनी पड़ रही है आजकल, जो ये जो एम्फोटेरेसिन बी का जो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी है, उसकी कमी भी हो गई इसी वजह से कि इतने सारे रोगी एक साथ कभी भी म्यूकोरमाइकोसिस के नहीं देखे गए। इसीलिए वो दवाई बहुत पहले होती थी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है किसी का, कैंसर कीमोथेरेपी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो प्रतिरोधक क्षमता कम करती हैं दवाइयाँ वो दी जाती हैं, और स्टेरॉइड भी उनमें शामिल है। और उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत होती है रूटीन में भी, तो उन लोगों के लिए वो दवाई इस्तेमाल होती है जिनको ज़्यादा ये गंभीर हो जाता है और इन्वेजिव हो जाता है। नहीं तो जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस होती है। तो इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और जैसे मैंने बताया कि अपना कपड़े का मास्क लगा रहे हैं तो उसको आप रोज धोइए, धूप में सुखाइए, फिर लगाइए। ऐसे नहीं उसको वही मास्क को लगाए रहे। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले रहे हैं उसमें भी पता करिए कि मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन है। और जो पानी ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं घर में, उसको भी बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि फंगस का जो उसको अपॉर्चुनिटी जैसी मिलेगी, जहाँ पे मिलेगी, चाहे हमारे साइनसेस में या हमारे लंग में चला जाएगा, वो स्पोर वहाँ पे ग्रो कर जाएगा और फिर उसको इफेक्ट कर देगा। तो ये जीआई ट्रैक्ट में भी इफेक्ट कर देता है, जो कैंडिडा है, एस्परजिलस है, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। कोई फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में है, मान लीजिए किसी को पेस मेकर लगा हुआ है, उसमें भी ये पहुंच जाता है और वहाँ पे इफेक्ट कर देता है। तो ये इसका पहचान बहुत जल्दी लक्षण देख के, अगर ठीक होने के बाद कोई भी लक्षण सामने आ रहा है तो उसकी जांच ईएनटी स्पेशलिस्ट से करवाएं, बायोप्सी करें, डायग्नोसिस करें तुरंत और उसका इलाज तुरंत शुरू करें, तो बचने की पूरी संभावना होती है। अगर डिले कर दिया और डायग्नोसिस डिलेड हो गई और इन्वेजन हो गया म्यूकोरमाइकोसिस का ब्रेन में, फिर बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम में हम विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर। साथ ही साथ व्हाइट फंगस नाम की जो बीमारी सामने आई है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्या है लक्षण, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस और साथ ही साथ वाइट फंगस को लेकर। इससे जुड़े यदि आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर के पैनल जुड़े हुए हैं जिनसे हम विशेष तरह से महत्वपूर्ण सवालों को लेकर जवाब ले रहे हैं, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उन सवालों के जवाब भी आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मिल सके। रुक करेंगे हमारे डॉक्टर्स का, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं के अग्रवाल जी, उनसे जानेंगे कि क्या सवाल है उनका। जी अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद जी एस के अग्रवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट चुका है। आगे बढ़ूंगी और मैं कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ डॉक्टर मनीष गुलाटी, ENT विशेषज्ञ, प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र जी, पूर्व निदेशक एम्स, साथ ही साथ डॉक्टर योगेंद्र यादव जी, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, और डॉक्टर अशंक एरियन, वरिष्ठ चिकित्सक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर योगेंद्र जी, आपका यहाँ पर मैं रुक करूंगी और अगला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ब्लैक फंगस की हम लगातार बात कर रहे हैं। शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को तो सावधान रहने को बोला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लो होती है और उनके लिए दिक्कत है। लेकिन उसके अलावा यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारतवर्ष में कोरोना से पीड़ित ठीक हो चुके लोगों की संख्या अब करोड़ों में है। तो क्या उन सभी लोगों को ब्लैक फंगस को लेकर डरने की आवश्यकता है? हेलो जी जिनको तो डरने की आवश्यकता नहीं है, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है और जिनको स्टेरॉइड चल रहा है तो उससे बढ़ जाता है। और स्टेरॉइड से चलने से क्या है कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और इम्यूनिटी डाउन होने से जो फंगस हवा में, ज़मीन में, सभी जगह होता है वो अटैक कर देता है। और क्योंकि बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसलिए वो बॉडी की डिफेंस को ओवर पावर करके ग्रो करने लगता है ब्लैक फंगस। और उससे आंखों में क्या है, क्योंकि आंख की जो ब्लड सप्लाई करती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, वो एंड आर्टरी है, तो उसमें एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो बंद हो जाती है और आंख की रोशनी सडन चली जाती है। और आंख के अलावा फिर ब्रेन में भी जा सकता है। तो अगर आंख में रोशनी चली जाए अचानक, या चीक बोन में, गाल में दर्द हो, या दांत हिलने लगे, या दांतों में दर्द हो, या जबड़े में दर्द हो, तो फौरन ENT सर्जन इसको तुरंत पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो नेजल म्यूकोजा में जहाँ पे दिखता है और पैलेट और नेजल म्यूकोजा जहाँ मिलती है, तो वहाँ पे अगर उनको ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है तो शुरू में ही पकड़ लेते हैं और शुरू में इलाज शुरू कर देते हैं, तो कोई चीज़ डैमेज नहीं होती है। तो इसलिए बीच बीच में ENT चेकअप जरूरी है। और नाक बंद हो तो तुरंत, और नाक से पानी आना, काली पपड़ी जमना, आँख की रोशनी चले जाना, दांत हिलना, 3 दिन में ये जबड़ा और मैक्सिलरी साइनस और आँख सभी को इन्वॉल्व कर सकता है। और इसकी सर्जरी तो बड़ी सर्जरी है और काफ़ी एरिया निकालना पड़ता है। जहाँ तक वो पहुँच जाता है उतना पूरा आँख से लगा के पूरा बोन तक निकालनी पड़ सकती है। इसलिए इस सजगता ही बहुत जरूरी है कि होने न पाए, और हो तो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर योगेश आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच हमारे साथ कॉलर SK अग्रवाल जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी SK अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, अगले कॉलर से बात करेंगे। राजेंद्र जी हजारीबाग से हमारे साथ लाइन पर हैं। राजेंद्र जी। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल रखें आप। मैं डॉक्टर मिश्रा से पूछना चाहता हूँ कि एम्स का हृदय रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर को अग्रवाल था, 65 साल की उम्र में दोनों वैक्सीनेशन लिया हो, उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। तो हाँ जी, जो एम्स का जो डॉक्टर था मिस्टर अग्रवाल, तो दोनों कोरोना वायरस का इंजेक्शन लिया, उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो गई 1 हफ्ता पहले।
तो दोनों वायरस इंजेक्शन लेने के बाद भी कोरोना हो गया और बेचारा मर गया। तो वायरस से तो बहुत लोगों को लग रहा है। इसके विषय में विशेष बताने की कृपा करें डॉक्टर मिश्रा जी। जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं ज़रूर रख लूँगी। डॉक्टर मिश्र जी, सबसे पहले हमारे दर्शक का जो कंसर्न है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। डॉक्टर के अग्रवाल जी का यहाँ पर वो जिक्र करना चाह रहे थे और उनका कहना ये था कि दोनों डोजेस लगवाने के बाद भी उनकी मृत्यु कैसे हो गई, इस बारे में वो जानकारी चाह रहे थे। सामान्य दर्शक हैं, उनका अपना कंसर्न है, इसलिए मैं आपके सामने ये सवाल रख देती हूँ। मेरे से पूछ रही हैं? जी डॉक्टर मिश्र। ये देखिए, ऐसा है, जब हम मेडिसिन साइंस की बात करते हैं और मेडिसिन में दवा के इफेक्ट की बात करते हैं, वैक्सीन के इफेक्ट की बात करते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी टेक्निक, कोई भी दवा, कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं होती है और ये समझना हम सबको अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि अभी भी हमारे पास जो एक सबसे बड़ा उपाय है बचाव का, आप इन्फेक्शन को होने ही मत दीजिए। और डबल मास्किंग आजकल हम लोग बताते हैं, वो बराबर करते रहना है, पहले भी वैक्सीन लगवाने से, उसके बाद भी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसा देखा गया है। हालांकि इस तरह की लोगों की संख्या कम है, जैसे प्रोफेसर के अग्रवाल साहब का हुआ कि दोनों डोज लगने के बाद भी संक्रमण हुआ और संक्रमण काफी गंभीर हुआ और सारा इलाज जितना भी संभव है होने के बाद भी उनको नहीं बचा पाया गया। तो ये देखा गया है सारी दुनिया में, हर वैक्सीन के साथ देखा गया है ये। लेकिन माना ये जा रहा है कि ये काफी हद तक हमको गंभीर बीमारी होने से बचाती हैं वैक्सीन। इसलिए कुछ केसेस की बेसिस पे हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि चूंकि उनको ऐसा हो गया, क्योंकि उनमें हो सकता है वैक्सीन उतनी प्रभावी नहीं हुई हो, जितनी एंटीबॉडीज बननी थी या मेमोरी सेल्स बनने थे वो नहीं बने। और ये संभव है क्योंकि हर व्यक्ति की जो शरीर की संरचना है वो अलग होती है, उनका रिस्पॉन्स वैक्सीन को और दवाई को अलग होता है। और यही देखा गया है कि जो डॉक्टर्स, एक और मैं उदाहरण, जो डॉक्टर हमारे आए थे वो फाइजर की दोनों डोज लगवा के आए थे, गाजियाबाद में अपने किसी रिश्तेदार बीमार थे उनको देखने आए थे, उनको यहाँ संक्रमण हुआ कोविड का अभी हाल में ही, और वो भी नहीं बच पाए उस संक्रमण से। तो ऐसा नहीं है कि खाली कोविशील्ड के साथ ये हुआ है या कोवैक्सीन के साथ होगा, या ये कोई भी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं है, ये समझना बहुत आवश्यक है हम सबको। जी बढ़ूंगी मैं, और डॉक्टर मनीष गुलाटी जी आपके पास आऊंगी। ब्लैक फंगस को लेकर लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और नई तरह की बीमारी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, लोगों में जागरूकता और साथ ही साथ भ्रांतियां भी बढ़ी हैं, उन तमाम भ्रांतियों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट को सावधान रहने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उन्हें विशेष तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोविड, पोस्ट कोविड में जो पेशेंट्स हैं उन्हें हाइजीन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या एक सामान्य व्यक्ति जिससे कोविड नहीं हुआ है या रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव नहीं आई है, क्या उसे भी ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है? जी नहीं, जिसमें हाई रिस्क फैक्टर नहीं है उसको डरने की जरूरत नहीं है। आजकल हम लोग जो ईएनटी की ओपीडी में अपने यहाँ मरीज देख रहे हैं, ब्लैक फंगस के तो काफी मरीज आते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो मरीज आ रहे हैं जिनको ब्लैक फंगस का डर दिमाग में बैठ गया है, लेकिन उनको ब्लैक फंगस नहीं है। हर एक पेशेंट को डरने की जरूरत नहीं है। उसको कोविड हुआ नहीं है अगर, या उसको कोविड हो भी चुका है, तो रिस्क फैक्टर पहचानने जरूरी है। अब कुछ रिस्क फैक्टर आपने बताए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड शुगर लेवल हाई है, शुगर का पेशेंट है, स्टेरॉइड ले रहा है, या कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स होते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। वो हमें कोविड के इलाज के लिए नहीं बल्कि कुछ और बीमारियों के इलाज में भी पेशेंट को दिया जाता है। कैंसर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, या किडनी के मरीज हैं। तो ये हाई रिस्क लोग हैं। जो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे आए हैं और उनको वेंटिलेटर पे रहे हैं या ऑक्सीजन उनको दिया गया है, ये भी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। इन सारे पेशेंट्स को अलर्ट होने की जरूरत है। इनको हफ्ते में कम से कम एक बार जाके ईएनटी के डॉक्टर के पास जाके अपनी नाक की एंडोस्कोपी करानी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर यादव ने अभी बताया था कि सबसे पहले जो इस तरीके के ब्लैक फंगस के जो साइंस हमें मिलते हैं वो नाक के अंदर मिलते हैं। तो मरीज कैसे अलर्ट होगा?
हर एक को डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको अलर्ट होना है, उनको सिम्टम्स लक्षण पहचानने हैं। जो कॉमन लक्षण है जो शुरू में आ सकते हैं ऐसे लोगों में, वो ये है कि नाक के अंदर या तो सूखापन है या पपड़ी जम रही है, नाक बंद हो गई है, एक तरफ की नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर चेहरे पे एक तरफ सूजन आ गई है, डबल दिखाई पड़ने लगा है, या आंखों की रोशनी कम हो रही है, या चेहरा पे सुन्न हो गया है, या मुंह के अंदर तालू पे सूजन आ गई है, चेहरे पे या मुंह के अंदर कहीं डिस्कलरेशन, ब्लैकिशनेस, कालापन दिखाई पड़ रहा है, या एक तरफ के दांत में दर्द हो रहा है। ये सब अलग अलग लक्षण हैं जिनसे कि हम ये अलर्ट हो सकते हैं इनिशियल स्टेज पे और जाके दिखा सकते हैं। और ये लक्षण अगर नहीं भी हैं तो भी अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो ईएनटी के डॉक्टर के पास जाके कम से कम हफ्ते में एक बार नाक की एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। हर एक को डरने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर अशंक, आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कैलाश जी जयपुर से एक कॉलर जुड़े हुए हैं। पहले जान लेते हैं उनकी समस्या क्या है। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना सवाल रखें आप। सवाल ये जी। हाँ, मेरा सवाल ये है मैम कि मुझे कोई लक्षण नहीं है, ना मुझे कोई परेशानी है जी, पर 5 तारीख को मैंने जांच करवाई तो पॉजिटिव आया, फिर 10 को करवाई तो पॉजिटिव आया, और फिर अब मैंने 18 को जांच करवाई तो पॉजिटिव आया। जी बिल्कुल कैलाश जी, शायद आपने कल के कार्यक्रम में भी हमें कॉल किया था, हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। उनका कहना था कि आपने जांच कराई है, पॉजिटिव आया, लेकिन यदि कोई लक्षण नहीं है, 14 दिन का आइसोलेशन आपका पूरा हो गया है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अशंक भी जुड़े हुए हैं, उनके सामने मैं आपका सवाल भी रख लेती हूँ, आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर अशंक, सबसे पहले तो हमारे दर्शक का जो कंसर्न है, इन्होंने कल भी कॉल किया था, इनका सवाल ये है कि 3 बार इन्होंने टेस्ट कराया है, 15 दिनों में कोई लक्षण नहीं है, पॉजिटिव आए हैं। दूसरा सवाल भी मैं रख लेती हूँ ब्लैक फंगस को लेकर। ब्लैक फंगस को लेकर जो तमाम तरह की परेशानी लोगों के बीच में आ रही है, और साथ ही साथ अब ये खतरा जो है मरीजों में, ये कंसर्न है कि आखिर कोविड से निकलने के बाद पोस्ट कोविड में रहने में कितने दिनों उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, कितने दिनों तक ये खतरा ब्लैक फंगस का बना रहता है। जी मैम, पहले तो मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि 15 दिन में इन्होंने 3 बार टेस्ट करा लिया है, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, और मैं और भी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये टेस्ट बार बार कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, आपने एक बार टेस्ट कराने के बाद अपने डॉक्टर से सलाह ले ली है, बिना लक्षण के है, तो आपके 15 दिन हो चुके हैं, तो फिर बहुत ही कम संभावना है, ना के बराबर है, कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप सिर्फ अपना 20वें दिन तक अपना ऑक्सीजन नापते रहें, और बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स लेना चाहें तो लें, और आगे के लिए अपना बचाव जारी रखें मास्क से। तो इनको दोबारा ना तो टेस्ट कराना है, ना ब्लैक फंगस, ना किसी और चीज के बारे में सोचना है। इन्हें बस दोबारा से इन्फेक्ट होने से अपने आप को बचाना है, और जब 3 महीने पूरे हो जाएं ठीक होने के बाद, तो उसके बाद अपना, अगर वैक्सीन नहीं लगाया तो उसको लगा सकते हैं। दूसरा आपने कहा था कि जो हमारे दूसरा सवाल आप एक बार फिर पूछें। जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोविड से ठीक होकर जो मरीज अब घरों पर हैं, उन्हें कितने दिनों तक ब्लैक फंगस का खतरा बना रहता है? जी देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो मरीज किस हालत में ठीक होके घर वापस गया है। अगर मरीज को भर्ती की जरूरत थी, तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि उसको मॉडरेट या फिर सीवियर कोविड हुआ है। तो जिन मरीजों को मॉडरेट या ज्यादा सीवियर बीमारी होती है, जो ज्यादा दिन हॉस्पिटल्स में रहते हैं, जिनको ज्यादा दिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उनको, उनका जो स्टेटस है वो ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। पहली बात तो बीमारी की वजह से। दूसरा, फिर उनको स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उनकी जान बचाने के लिए, तो वो देना तो आवश्यक है। जो उसकी सही डोज है उसी में डॉक्टर्स देते हैं, उस समय स्टेरॉइड्स ना दिए जाएं तो उनकी जान के लिए खतरा है। कोविड निमोनिया उनकी जान ले सकता है। उसके बाद फिर उनको जरूरी है कि वो घर पे डॉक्टर्स की राय से स्टेरॉइड्स को टेपर करें, और जितने दिन उनकी जरूरत है, इवन ठीक होने के बाद भी कई दिनों तक वो स्टेरॉइड्स जारी रहते हैं, क्योंकि उनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक चीज होती है लॉन्ग कोविड सिंड्रोम में। एक बार आप कोविड से जब ठीक हो जाते हैं, उसके बाद भी आपके लंग्स फाइब्रोस हो सकते हैं। उसको बचाने के लिए कुछ दवाइयां जिनमें स्टेरॉइड्स भी हैं, थोड़ी कम डोज पे कुछ दिनों तक दी जाती है, तो वो उसी सलाह के अनुसार लें, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट ना छोड़ें। दूसरा, उनका शुगर, जो मरीज पहले से डायबिटिक थे उनको और ज्यादा खतरा है, उनकी शुगर बहुत हाई हो जाएगी कोविड में, क्योंकि वो स्ट्रेस में होंगे, प्लस उनको स्टेरॉइड्स चल रहे होंगे, तो उनको अपनी शुगर कंट्रोल करनी है। तीसरा ये कि अगर वो घर पे भी ऑक्सीजन पे है, तो जो सारे प्रिकॉशंस हैं, जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि जो
बॉटल्स वो यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, उसमें डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, उसका पानी डेली चेंज होना चाहिए और उनको अपने मास्क रेगुलरली धोने चाहिए। तो अगर वो अपने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अगर उनका शुगर कंट्रोल है, अगर उनके स्टेरॉइड अब धीरे धीरे करके बंद हो चुके हैं, तो फिर उनको ज्यादा, और हाँ कुछ और मरीजों में कुछ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस हो सकता है। ये सिर्फ शुगर ही नहीं है, और बहुत सारी बीमारियां हैं। ये बीमारियों में उनको पहले से पता होगा, उनको लंबी टाइम से कुछ बीमारियां चल रही हैं, जिसमें डॉक्टर ने उन्हें बताया है, जैसे कुछ किडनी की बीमारी होती है, कुछ लिवर की बीमारी होती है, और भी कुछ बीमारी होती है। उसमें डॉक्टर उनको सूचित कर देते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर उस तरह की किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तब उनको और ज्यादा सावधानी लेनी है। लेकिन अगर वो ठीक हो चुके हैं, उनके डॉक्टर्स ने उनके स्टेरॉइड्स लगभग बंद कर दिए हैं, उनका ऑक्सीजन निकल चुका है, उनका शुगर कंट्रोल में है, तो उनको घबराना नहीं है। और अभी वो इस फेज में है, तो उन्हें रेगुलर ईएनटी चेकअप कराना चाहिए। इवन डिस्चार्ज के बाद भी हफ्ते में एक बार, जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया, उनको नेजल एंडोस्कोपी और ओरल चेकअप के लिए अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। नीरज जी लखनऊ से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम मेरी क्वेरी जो डॉक्टर एंटीज मैं थोड़ा सा अपने बारे में पीजीआई से कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। लास्ट में कोविड से मैं रेगुलर मतलब क्वार्टरली में। जी नीरज जी, एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना सवाल फिर से दोहरा दें, हम आपके सवाल को ठीक से समझ लें। जी जी मैडम, मैं कह रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर की मेरी बात होती नहीं है डॉक्टर से, मैं पीजीआई में अपने ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ लास्ट ईयर, मतलब ये 2018 से रेगुलर चल रहा है, 14 से डायग्नोज हुआ था। तो मैं, और फर्मा में मैं जॉब भी करता हूँ, मैं फील्ड में भी सबसे मिलता रहता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, प्राइवेट जॉब है, करनी है। तो मतलब इसका ब्लैक फंगस का कोविड तो निगेटिव आ रहा है, हर क्वार्टर भी मैं जाता हूँ, मैंने पीजीआई है, तो मेरा कोविड की रिपोर्ट दिखानी वो निगेटिव आ रही है। लेकिन ब्लैक फंगस के नॉर्मली सिम्टम्स क्या है, जो डेली रूटीन में कुछ ऐसा इफेक्ट डालता है, जो मतलब जैसे लूज मोशन हुआ या एंजाइटी हुई, ये सब कैसे मतलब डायग्नोज करें, क्योंकि हमारा कंपनी में काम कर रहा है। बिल्कुल, आपका कंसर्न मैं पूछ लेती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर मनीष गुलाटी जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे जो दर्शक हैं उनका कंसर्न ये है कि उनका ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको ये भी उनका ये भी कहना है कि सोशल लाइफ में उन्हें बाहर निकलना होता है, मिलना भी होता है। ऐसे में कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव आ रही है, पर ब्लैक फंगस से कंसर्न उनके जानना चाह रहे हैं कि उसको जानने के लिए क्या कोई टेस्ट हो सकता है, ये पहले से सावधान रह सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। नहीं, ब्लैक फंगस के लिए टेस्ट तो वही है कि जब आप जाएंगे, कोई लक्षण होगा उस प्रकार का जो मैंने अभी आपको बताया था, तो आप ईएनटी के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो नाक की एंडोस्कोपी करेंगे, उसमें अगर उनको कुछ एबनॉर्मल दिखता है तो उसका वो कल्चर ले सकते हैं, स्टेनिंग के लिए ले सकते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज सकते हैं। अगर कोई लक्षण आपको नहीं है लेकिन आपको ब्लड कैंसर है और कुछ दवाइयां चल रही हैं आपकी, जैसे हो सकता है इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स चल रहे हो, तो जिस भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उससे आपको संपर्क करना चाहिए। क्योंकि इस समय हम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ये ब्लैक फंगस बहुत चल रहा है तो इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स की या तो डोज कम होनी चाहिए या फिर बंद करना चाहिए, लेकिन ये आप अपने आप नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करें और फिर ये तय करें कि आपको उसका डोज कम करना है या बंद करना है उस दवाइयों का। जहाँ तक बाहर जाने का सवाल है, आप बाहर जाते हैं, प्रोटेक्शन पूरा रखिए, मास्क यूज करिए, डबल मास्क यूज करिए, ये बहुत जरूरी है। बल्कि आप क्योंकि कैंसर पेशेंट हैं तो आपको घर के अंदर भी मास्क यूज करना चाहिए, क्योंकि आप एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर कहें तभी आप इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स को बंद करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्र जी, अगला सवाल मेरा ये है कि ब्लैक फंगस के साथ ही साथ अब बिहार के साथ कई जगह पर व्हाइट फंगस जैसी बीमारी ने भी दस्तक दिया है। माना जा रहा है कि ये जो व्हाइट फंगस है ये ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कितनी सच्चाई है इन बातों में? नहीं, जो एस्परजिलस और कैंडिडा ये भी बड़ा कॉमन पैथोजन है आफ्टर बैक्टीरिया वायरस, जो हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट्स में लोगों को जब भी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं। और फंगस एक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक, जैसे इसको एक पूरा वैल्यू मिलता है ह्यूमिडिटी का और टेम्परेचर का, वो ग्रो कर जाता है और शरीर में भी ग्रो कर जाता है। कुछ लोग इनहेल्ड स्टेरॉइड लंबे समय से लेते हैं, उनमें भी उनके जीआई ट्रैक्ट को ये मिकोजा में लाइन कर देता है वहाँ पे। उसके अलावा जब ये सेप्टिसीमिया होता है, फंगल इन्फेक्शन जब इन्वेजिव होता है तब ये नुकसान करता है। आमतौर से अगर वो डायग्नोसिस हो जाती है तो आप ओरल दवाई हम लोग दे देते हैं,
तो उससे ठीक हो जाता है। जैसे मैंने बताया, शुरू के लक्षण होते ही अगर पोसाकोनेजोल उनको दे दी जाए तो ज़्यादातर लोगों को एम्फोटेरिसिन भी देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कैंडिडा और एस्परजिलस के साथ भी है। ये बिल्कुल कॉमन फंगल पैथोजन है जो हमारे एनवायरनमेंट में है हम सबके, और बिल्कुल हो सकते हैं जब भी हमें शरीर की जो एक प्रतिरोधक क्षमता जैसी कम होती है। और आजकल चूंकि लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, और जैसे हमने और डिस्कस किया कि मास्क का सफाई रखना, या कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं आसपास उनसे दूर रहना, मास्क लगा के निकलना, जिससे लेकिन मास्क साफ होना चाहिए। कपड़े का मास्क है तो रोज धो के धूप में सुखाएं उसको अच्छे से, क्योंकि हाइजीन का बहुत बड़ा इसमें रोल हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम कोई इम्यूनोसप्रेसिव दवाई ले रहे हैं, जैसे जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर कीमोथेरेपी मिल रही है, या कोई और कीमोथेरेपी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए चल रही है, तो किसी भी वजह से हम अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो हमें बहुत विशेष सावधानी, जैसे सभी डॉक्टर मनीष ने भी बताया, डॉक्टर यादव ने भी, डॉक्टर आशंक ने भी, तो वही करना है। और ही सबसे बड़ा जो इलाज है वो बचाव है किसी भी बीमारी का। लेकिन अगर हाँ हो जाता है तो उसका इलाज भी है। और इन्वेजिव म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा घातक होता है वनस्पति कैंडिडा और एस्परजिलस के पद। कोई भी फंगीमिया जिसको हम बोलते हैं, अगर वो ब्लड में चला जाता है तो सभी घातक है, सभी गंभीर है, उसको फिर हल्के में नहीं ले सकते, और उसमें फिर हमारे जो ठीक होने की प्रतिशत है वो घट जाती है, काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। इसलिए उसको उस अवस्था तक पहुंचने नहीं देना है। जिस तरह से जैसे सभी बता रहे हैं हम लोग, उस तरह से अगर लोग बचाव करेंगे और दवाई जितना आवश्यक है उतनी ही लेंगे, अपने मन से पहले हफ्ते में स्टेरॉइड नहीं शुरू करेंगे, और जब जरूरत है तभी शुरू करें। जितना डोज 0.5 to 1 मिलीग्राम है उतनी ही शुरू की जाए, बहुत ज्यादा हाई डोज नहीं दी जाए। ये डॉक्टर्स को भी हमारे समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी बहुत ओवर जीलस हो जाते हैं, ओवर एक्साइट हो जाते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, एक यंग लड़का था, अब वो मेरे को जानते थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि साहब वो उनको अब उन्होंने 9वें दिन या 10वें दिन उन्होंने कहा 32 मिलीग्राम स्टेरॉइड सुबह शाम शुरू कर दो। मैंने कहा भाई मैं तो मना करूंगा, आप मत दीजिए उसको। अगर आपको इतना ही डाउट है कि उसके लंग में कोई निमोनिया है तो पहले सीटी करा के देख लो कितना है, उसके बाद फिर अगर ज्यादा होगा तो देंगे, नहीं ज्यादा होगा तो नहीं देंगे। उसका ऑक्सीजन ठीक था लेवल, और उन्होंने सीटी कराया, उसमें माइल्ड निमोनिया आया जो मैं उम्मीद कर रहा था, और फिर मैंने बंद करा दिया उनका स्टेरॉइड। इस प्रकार से माइल्ड निमोनिया में भी हमारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। उनको भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये सब मिला जुला नतीजा है। लोग सेल्फ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एनीबडी एंड एवरीबडी इज प्रिस्क्राइबिंग। अब उसमें जरूरी नहीं है कि जो लोग स्टेरॉइड के बारे में सब कुछ जानते हैं वही स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। इतने सारे हमारे फिजिशियंस हैं जो एलोपैथी के हैं, आयुर्वेद के हैं, और दूसरे लोग भी हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो भी स्टेरॉइड का भरपूर उपयोग करते हैं। बुखार कम करने के लिए लोग स्टेरॉइड दे देते हैं कम्युनिटी में। ये सब जैसे हम एंटीबायोटिक के लिए कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना हुआ है भारत में जो किसी भी विदेशों में इतना नहीं हुआ है, उसका ओवर यूज, मिस यूज, अब्यूज सब चलता है हमारे। तो दुरुपयोग जो होता है दवाई का, कोई भी एलोपैथी की करती है तो नुकसान भी करती है। ये समझना डॉक्टर्स को भी बहुत आवश्यक है, और खासतौर से जिनको दवाइयों के बारे में बहुत ज्ञान नहीं हो, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं हो नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए दवाई। और आम आदमी भी सवाल करे डॉक्टर से कि साहब क्यों दे रहे हैं, इतना क्यों दे रहे हैं, क्या कम से काम नहीं चल सकता? थोड़ा सवाल भी पूछें डॉक्टर से, ऐसे नहीं मान ले उनकी जो बात कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा सोच समझ के कुछ काम किया हो किसी ने, तो ये भी समझना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मिश्र जी आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी, पहले जान लेते हैं उन्हें क्या समस्या है। मीनाक्षी जी दिल्ली से हमारे साथ लाइन पे हैं। जी मीनाक्षी जी। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। बेटा 7 साल का है जी, वो उसको आइबुप्रोफेन सिरप जो है वो रिएक्ट करता है जी। तो मतलब अभी जो आएगी मतलब वैक्सीन, तो उसमें मैं लगवाऊं कि ना लगवाऊं? मैं डॉक्टर मिश्रा से ये आंसर लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल। आपकी बेटी की उम्र आपने क्या बताई है? 7 इयर्स। 7 इयर्स है।
और किस मेडिसिन की आप बात कर रही है, रिएक्ट नहीं करता है? आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें। आइबुजेस्टिक सिरप पहले दिया था तो उसको रिएक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर ने उसके पेडियाट्रिक में बोला था कि ये अब दोबारा कभी भी नहीं लेना है। तो क्या मैं इंजेक्शन जो अभी आ रहा है वो मैं अपने बच्चे को लगवा सकती हूँ? जी, किस इंजेक्शन की आप बात कर रही हैं? क्या आप नाम जानती हैं? कोविड का जो अभी जो ट्रायल पे है। जी, 7 साल के लिए अभी तो वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल डॉक्टर मिश्रा जी के सामने रख देती हूँ। डॉक्टर मिश्रा जी, हमारी दर्शक का खास आग्रह है कि आपसे ये राय लेना चाहती हैं। 7 साल का बेटा है, वैक्सीन के बारे में अभी से जानना चाह रही हैं। साथ ही साथ एक सिरप का भी इन्होंने नाम लिया है, वो नाम मैं भूल चुकी हूँ, उसके बारे में जानना चाहती कि उसको नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं, अभी आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न का उत्तर दिया उनको कि अभी तो वर्ष के बच्चों को वैक्सीन हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब भी वैक्सीन आएगी और बच्चों में जब इसके प्रयोग हो जाएगा, ट्रायल हो जाएगा और उसमें ठीक पाई जाएगी तभी वैक्सीन आएगी। लेकिन ये बात इनका ठीक है, किसी दवाई से एलर्जी है बच्चे को तो वो इंजेक्शन तो दोबारा नहीं देना है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिस दवाई से इनको एलर्जी हुई है तो वैक्सीन से भी एलर्जी होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को एलर्जी है बहुत सारी दवाइयों से, उन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है और कोई समस्या नहीं हुई है। मेरी पत्नी को भी एलर्जी शिकायत है, उन्होंने भी वैक्सीन की 1 डोज ले ली है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक और बड़े सीनियर डॉक्टर हैं हमारे, वो तो इसके एक्सपर्ट भी हैं वैक्सीन के ही, उनको भी 3-4 दवाइयों से एलर्जी है, उन्होंने भी वैक्सीन ले ली है, दोनों डोज ले ली है। तो बिल्कुल इसमें परेशान न हो, जब सेफ होगा बच्चों में तभी वैक्सीन आएगी, और जब आए बच्चों के लिए तो अवश्य लगवाएंगे। यहाँ पर समय का हमें इशारा मिल चुका है, कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। डॉक्टर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अशंक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर योगेंद्र यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ डॉक्टर मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को लगातार हम जानकारी दे दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से ब्लैक फंगस को लेकर हमने डॉक्टर से चर्चा की है। हर किसी का यही कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत है। उसके साथ ही साथ लगातार, चाहे आप वैक्सीनेशन लगवा चुके हों